द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। और हम लोग आज कर रहे हैं अपना एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर के बारे में एक खासियत बात करें तो हम लोग बात करने वाले हैं धरती के इंटरनल कोर के बारे में, कि जो हमारी धरती है वो किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप लोग 9th 10th 11th 12th जब जिस क्लास में भी पढ़ रहे हो, तो जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ते हो, तो आप लोग हमारे जो कोर्सेज हैं द इंडो फ्रेंच IAS.com के ऊपर मिल जाएंगे। तो उनमें वीकली टेस्ट वगैरह हर चीज़ बहुत सस्ते दामों पर होती है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, सारी तैयारी कराई जाती है हमारी वेबसाइट पर। तो अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं, तो हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें अपने धरती की सरफेस की, तो अगर धरती की सरफेस की बात करें तो इसमें दोनों प्रोसेस होती हैं। तो देखो, बाहर धरती के बाहर क्या क्या प्रोसेस चल रही हैं और धरती के अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रही हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, धरती के अंदर से सुनामी आती है। धरती के इंटरनल कोर की वजह से धरती के अंदर सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, जैसे कि आपको पता है। तो अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें धरती का इंटरनल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि जो अर्थक्वेक आता है तो वो बाहर से तो आता नहीं है, क्योंकि वो आता है अंदर से। तो आप लोग क्लास 9th में टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के बारे में तो पढ़ ही चुके होंगे। तो इसलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग जो सुनामी वगैरह है, जो सुनामी जो जैसे धरती हुई, धरती क्यों हिलती है, सुनामी वेव्स कहाँ से जनरेट होती हैं, इसलिए हम लोग बात करें सर्टेन डिटेल्स जरूरत पड़ती है साइंटिस्ट को कि भैया के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग अब ये समझेगा कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं अ, अपने धरती के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सेज के बारे में। तो हम लोगों ने आप ये तो समझ लिया कि हम लोगों को जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो इसको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, हमें समझना है कि अर्थ को एक सुनामी वेव कैसे बनती हैं। इसलिए हम लोग बात करें कि हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करते हैं। पर अब बात करने वाले हैं कि हमें पता कैसे चला इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, कि क्या हम लोगों ने खोद के देखा, क्या हम लोगों ने अंदाजे लगाए, क्या क्या सैंपल्स लिए, उनके बारे में बात करेंगे। और इसके बताने के लिए अब मुझे होना पड़ेगा गायब। तो सबसे पहले मैं अपना अपना वीडियो कैमरा कर देता हूँ बंद, जिससे कि आपको डायरेक्ट सोर्सेज दिख सकें। तो अब आपको क्लियरली विजुअल हो रहा होगा कि डायरेक्ट सोर्सेज क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है। अब मैं इसको करता हूँ एक्सप्लेन। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करें धरती के रेडियस के बारे में। तो हमें पता है कि धरती का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 6378 किलोमीटर का है। तो अब जब 6000 किलोमीटर, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं 6500 किलोमीटर होना। तो हर कोई तो यहाँ पे डायरेक्टली धरती के सेंटर में जा नहीं पाएगा, और ना ही वहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन कर पाएगा, ना ही वहाँ पे जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट कर पाएगा। और ऐसा हमारे पास प्रेजेंटली अभी अभी प्रेजेंटली कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी प्रेजेंटली नहीं है जिसके थ्रू हम लोग सेंटर में जा सकें और डिटेल से उस इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर सकें कि हाँ ये देखो, यहाँ पे मोटी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पतला स्ट्रक्चर है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा ऑब्जर्वेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन है, कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। जैसे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जाके वहाँ पे, हमारे पास कुछ लिटरली एविडेंसेस हैं कुछ इस प्रकार की, जो कि हम लोग बात करें कि जैसे कि हम लोग फिजिकली तौर पर वहां तक पहुंच सके। अभी फिजिकल जो सोर्सेज होते हैं, जैसे डायरेक्ट सोर्सेज होंगे और किसी चीज के थ्रू हमें मिल रहे हैं, तो फिर जैसे कि हम लोग बात करें वेव्स के थ्रू मिल रहे हैं, या फिर किसी और चीज को स्टडी हमने कर लिया तो उसको हम लोग एक बेस मान के चल रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज जहाँ हम लोग फिजिकली जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे मान चलिए माइनिंग हुई, जैसे गोल्ड माइन्स हुई साउथ अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग 3-4 किलोमीटर तक गहराई में पहुंच गए। ठीक है, इसके आगे हम लोग नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट ज्यादा होती है। जैसे कि हमें पता है कि धरती के नीचे बहुत ज्यादा मैग्मा, जे लावा वगैरह, मतलब जो लिक्विड फॉर्म है रॉक्स की, वो पहुंची हुई है। तो इसलिए हम लोग धरती के ज्यादा अंदर जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसमें गहराई नापी जाती है। तो जो डी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, द डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने काफी हद तक खुदाई की, और डीपेस्ट जो ड्रिल की गई है वो कहाँ पे की गई है, कोला में की गई है। ये कहाँ पे है, आर्कटिक ओशन में है। और ये कहाँ तक पहुंच पाया है, तो ये पहुंच पाया है 12 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके अलावा हमें कैसे पता चलता है धरती के इंटीरियर के बारे में, तो जैसे हमें पता है कि जब भूकंप जो मैग्मा वगैरह फटती है, तो मैग्मा
का जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है धरती के अंदर से। तो अब जब धरती को अंदर को समझना है तो फिर उसको स्टडी भी करना पड़ेगा। जो मोल्टेन यानी कि पिघला मटेरियल है किसका, मैग्मा का, इसे हम लोग सर जो सरफेस पर अवेलेबल होता है तो ये लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए जाता है कि इसको स्टडी करते हैं कि अंदर क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो इससे हमें डेप्थ नॉलेज मिलती है कि क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, तो बहुत सारी चीज होती हैं। तो ये भाई लोग अपने हैं डायरेक्ट सोर्सेज। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में कि इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या है। जैसे कि हम लोग बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या है, धरती का प्रेशर क्या है, डेंसिटी क्या है, इससे पता चलता है। तो जो इंक्रीज होती है डेप्थ, जैसे हम लोग बात करें कि जैसे ही समय के साथ साथ हम लोग नीचे चले जाते हैं तो टेम्परेचर धरती का बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि हम लोग पता है कि ऊपर तो समय के साथ चीजें ठंडी हो गई है, पर धरती के नीचे तो अभी भी जो रॉक है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो सोच के देखिए कितना वहां पे प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे ही हम लोग नीचे समय के साथ साथ कल के चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जैसे ही हम लोग धरती के नीचे चले जाते हैं तो वहां पे जो मटेरियल पाया जाता है तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होता है, वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा लगता है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट हमारे वो एस्टिमेट करते हैं वैल्यू, जो बताते हैं कि अलग अलग डेप्थ पर जो टोटल थिकनेस है अर्थ की वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ नीचे जैसी डेंसिटी जाते जाते जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली गई है। तो ऑब्जर्वेशन में हमने देखा होगा कि जो अगर हम लोग 2 किलोमीटर नीचे गए तो वहां पे रॉक्स की डेंसिटी थोड़ी अलग थी, और नीचे गए उनकी डेंसिटी अलग थी, और टेम्परेचर समय के साथ इंक्रीज हो रहा था। तो अब भले ही पूरे नहीं गए हों पर थोड़ा बहुत तो गए हैं, तो इससे हमें टेम्परेचर का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स है हमारा मीटोराइट्स। तो मीटोराइट्स क्या होते हैं, जो इनका जो जैसे मीटोराइट्स क्या होते हैं, तो हमारे जैसे धरती हमारी बनी है तो वैसे ही मीटोराइट्स वगैरह बने हैं, क्योंकि धरती के बाहर घूमते रहते हैं। तो अगर हम लोग इनकी स्टडी करते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस हमारी धरती की बननी है, जो हमारी जैसे हमारी धरती बनी वैसे ही तो ये मीटोराइट्स बने होंगे, तो अगर हम लोग मीटोराइट्स पे स्टडी कर लें तो हमारी पृथ्वी की स्टडी भी हो जाएगी। तो एक इनडायरेक्ट सोर्स, अब बिल्कुल अब ये तो कह नहीं सकते कि बिल्कुल वैसे ही बना होगा, पर एक अंदाजा तो लग सकता है ना। तो वैसे ही जो न्यूक्लियोइड्स है उनकी स्टडी हेल्प करती है। जो मटेरियल और स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है न्यूक्लियोइड के अंदर वो सिमिलर हमारी धरती की तरह होता है, और ये सॉलिड बॉडी होते हैं और धरती की तरह सेम मैटर होते हैं। तो इनको अगर स्टडी कर ले तो थोड़ा बहुत आइडिया इनके बारे में भी हमें लग जाता है। अगला बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो जो ग्रेविटी होती है धरती की वो पोल्स के पास में ज्यादा होती है और कम होती है इक्वेटर के पास में। जो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंसेस होता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का, इसे हम लोग ग्रेविटी एनोमेलिटी बोलते हैं। और इससे हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है कि धरती का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है क्रस्ट के अंदर वो कैसा कैसा है। तो जहाँ पे मास ज्यादा होगा तो उसके ऊपर वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग लगेगा, और मास डिपेंड करता है वही, तो जहाँ पे ग्रेविटी कम लग रही है तो वहां पे मास में डिफरेंस होगा, जहाँ पे ज्यादा है वहां पे थोड़ा बहुत मास में डिफरेंस होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन। इसलिए जो ग्रेविटी हमें देखने को मिलती है वो कहीं ज्यादा मिल रही है, इक्वेटर पे कम देखने को मिल रही है और पोल पे ज्यादा देखने को मिल रही है। और अगली चीज है अपनी मैग्नेटिक सर्वे। तो मैग्नेटिक सर्वे क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, कि जो क्रिस्टल पोजीशन है वो उसके बारे में बताता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारी सीस्मिक एक्टिविटी, जो हमारे भूकंप वगैरह आते हैं तो उसमें क्या होता है, भूकंप की वेव्स निकलती हैं, उन्हीं को सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। अगर हम लोग उनकी स्टडी करते हैं तो फिर हमें एक डिटेल तरीके से जो धरती के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बहुत डिटेल से पता चल जाता है, ठीक है। तो गाइस अब समझते हैं कि हमारे जो धरती है अर्थक्वेक आता कैसे है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि धरती के हिलने को अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये बचपन में हम लोग सीखते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब बड़ी बात आ जाती है क्योंकि अब बड़े क्लासेस में आ गए हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से अब समझते हैं। तो हम लोग बनाते हैं अब डायग्राम यहाँ पे। तो आप लोग अब डायग्राम की मदद से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक डायग्राम, कि मान चलिए कि ये कोई एक चट्टान थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि भैया कैसे भी करके इसमें लग गया फॉल्ट, दरार आ गई। अब जो दरार आई है इस फॉल्ट के बीच में, इस दरार के बीच में, अब ये क्या करेगी, क्योंकि ये धरती के नीचे है तो अब प्रेशर लग रहा है इस तरफ से, ये वाली दरार इसको तरफ इस साइड से प्रेशर लगा रही, और ये वाली दरार इसको इस साइड से प्रेशर लगा रही। अब
इनके ऊपर फोर्स इतना ज्यादा लग रहा है कि ऊपर से ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें इनके ऊपर दबाव बना रही हैं, ठीक है। और इनके इनके बीच में लग रहा है कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा। अब भैया फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये क्या है, अटैच हैं, काफी लंबे समय तक अटैच रहेंगी। और जब इनके बीच में क्या, जब ये एक दूसरे के ऊपर दबाव लगा रही है तो एनर्जी भी जनरेट हो रही है, एक दूसरे को तरफ फोर्स लगा रही है, इनके बीच की एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अब जब ये एनर्जी जो ये लोग बना रहे थे एक दूसरे को टकराने के बाद, तो अब ये जब एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इनके बीच में ये कम हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उनके बीच की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो तभी हम लोग बात करें अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक आता है तो फिर सब डायरेक्शन में फैल जाता है, जो फॉल्ट होता है तो ये जो हम लोग बात करें कि वेव्स हैं जो हर तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अर्थक्वेक आता है। और ठीक है, ये चीज समझ में आई। और जैसे मान चलिए कि अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान चलिए ये धरती है, तो अब यहाँ पे ये चट्टान रखी थी, ठीक है। तो अब ये चट्टान यहाँ पे थी, ऐसे टूट गई यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बात करें दूसरी चट्टानें रखी हुई हैं। तो अब जहाँ पे ये भूकंप एनर्जी का जो फॉल्ट हुई, जहां से ये एनर्जी बनी, तो ये क्या चीज कहलाती है, ये चीज कहलाती है फोकस। क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। और इसके जस्ट ऊपर जहां पे हम लोग बात करें धरती होगी, तो इसे बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे इसकी टर्मिनोलॉजी लिखी है। फोकस या हाइपो सेंटर क्या होता है, पॉइंट जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है धरती के अंदर, इसी को हम लोग हाइपो सेंटर बोलते हैं। एपी सेंटर जस्ट इसके ऊपर होता है, जैसे कि हम लोग डायग्राम बना भी रहे हैं तो उसके जस्ट ऊपर। तो इसके जस्ट ऊपर हमें कहाँ दिख रहा है, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे जो एपी सेंटर है वो कहाँ, जस्ट इसके ऊपर ये वाली जगह दिख रही होगी आपको, यहाँ पे जस्ट ऊपर ये क्या है, एपी सेंटर होता है। तो यहाँ पे पहली बार हम लोग बात करें वेव्स एक्सपीरियंस होती हैं, ठीक है, जस्ट फोकस के जस्ट डायरेक्टली ऊपर। फोकस कहाँ पे है, फोकस हमारा ये रहा, मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, ये रहा हमारा फोकस। और इसके जस्ट होता है ऊपर होता है एपी सेंटर, ये चीज क्लियर हुई। और ये जो अर्थक्वेक होते हैं ये आते कहाँ पे, लिथोस्फीयर में। तो हम लोगों को पता है कि धरती के जो ऊपर की ऊपर से लेके नीचे तक 200 किलोमीटर तक की जो सरफेस एरिया होता है तो वो लिथोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अर्थक्वेक आता कैसे है, कि स्टार्टिंग जैसे होती है, फोकस क्या होता है, ये चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसकी अलग अलग वेव्स के बारे में, कि जब भैया अब अर्थक्वेक आ गया तो उसकी वेव्स की वजह से ही तो हम लोग बात करें कि धरती हिलती है या फिर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें होती हैं। और वो होती कैसे हैं, उनकी दो वेव्स होती हैं, एक होती है बॉडी वेव और दूसरी होती है सरफेस वेव। तो ये कैसे कैसे आती हैं, इनके बीच में कैसे अकोमोडेशन होता है, इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो भाई सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बारे में, होते क्या है। और उससे पहले एक चीज हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये सीस्मोग्राफ क्या होता है भाई यार। तो बहुत से लोग पूछते हैं सीस्मोग्राफ क्या होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि अर्थक्वेक की वेव को नापता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए अर्थक्वेक को नापने का यंत्र है सीस्मोग्राफ, ठीक है। तो सीस्मोग्राफ क्या करता है, धरती की जो वेव्स आती हैं उन्हें नापता है, ठीक है। और जो दो अर्थक्वेक्स की वेव्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव और दूसरी होती है सरफेस वेव। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि जैसे हमारा ये धरती है तो धरती के अंदर जो ट्रेवल करती है, हमने बताया भी, जैसे ये फोकस था, ठीक है। तो फोकस के अंदर, धरती के अंदर जहां जहां ये वेव ट्रेवल कर रही हैं, तो धरती के अंदर कर रही हैं, तो ये क्या है, धरती के बॉडी के अंदर ट्रेवल करने वाली वेव क्या कहलाती है, बॉडी वेव कहलाती हैं, ठीक है। और जो वेव्स धरती के बाहर आ गई, यानी कि जैसे मान चलिए कि मैं एक इमेज बना रहा हूँ, ये अंदर का सेंटर है और ये बाहर सरफेस है। तो अब जो सरफेस के ऊपर, जो सरफेस के रॉक्स के ऊपर वेव्स ट्रेवल करती हैं वो होती है सरफेस वेव। तो ये क्लियर हुआ, जैसा कि इनका नाम समझ में आ रहा है कि धरती के अंदर ट्रेवल करने वाली वेव कहलाती हैं बॉडी वेव्स, और जो धरती के सरफेस के ऊपर वेव्स ट्रेवल करने वाली होती हैं, जो धरती की सरफेस के ऊपर ट्रेवल करती हैं उन्हें बोलते हैं सरफेस वेव्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। और दूसरी चीज, जो वेव्स होती है इनकी वेव्स की वेलोसिटी है ये चेंज होती रहती है। यानी कि जैसे मान चलिए कि यहाँ पे अगर कोई हैवी वेलोसिटी, हैवी डेंसिटी का कोई मटेरियल था, वेव्स इसके पास में टकराई, अगर इसके थ्रू ट्रेवल कर रही है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है इनकी। तो डायरेक्शन कैसे चेंज होती है इसको समझते हैं।
तो डायरेक्शन चेंज इस प्रकार होती है कि जैसे कि मान चलिए कि अगर कोई हल्की डेंसिटी का कोई सब्सटेंस है तो उसके ऊपर ट्रेवल कर रही है तो इधर जा रही है, और भारी डेंसिटी का हुआ तो सीधे चली जाएगी। तो अब अलग अलग, जैसे हम लोग बात करें, ये अलग अलग मीडिया अलग अलग मटेरियल्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगी, तो उसी हिसाब से ये रिफ्लेक्ट कर देंगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगी। क्यों चेंज करेंगी? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी थी वो मटेरियल की वो अलग अलग थी, और जो मटेरियल की डेंसिटी होती है उसी के ऊपर डिपेंडेंट करती है डायरेक्शन और वेलोसिटी। जैसे ही हम लोग बात करें, अगर भारी डेंसिटी की कोई चीज होगी तो फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगी, मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई मटेरियल हैवी डेंसिटी का है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी उसकी तरफ से, अगर वेव ट्रेवल कर रही है। और दूसरी चीज के इनकी डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू मटेरियल की डेंसिटी कैसी है। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग वेव्स के बारे में, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पी वेव्स के बारे में। ये होती है प्राइमरी वेव्स, जो कि सबसे पहले पहुंचती हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है। और हम लोग बात करें, ये साउंड वेव की तरह सिमिलर होती हैं, और ये खास बात ध्यान रखना है इसमें, खास बात ये है कि ये गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों में ही ट्रेवल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लिक्विड और गैस में ट्रेवल ना कर सके। ये लिक्विड में भी ट्रेवल करती हैं, सॉलिड में भी ट्रेवल करती हैं, गैस में भी ट्रेवल करती हैं। और ये वाइब्रेट होती हैं पैरेलल, जो वेव्स वगैरह होती हैं उनके पैरेलल ये क्या करती है, प्रोपेगेट करती चली जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये ये डेंसिटी, जैसे कि हम लोग बात करें कि ये स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग करती है मटेरियल के साथ में, जैसे जो मटेरियल है उसको खींचने का काम करती है, उसको स्क्वीज करती है, तो ये काम होता है इसका पी वेव्स का। दूसरी होती है अपनी एस वेव्स। तो ये क्या, ये भैया कुछ समय के बाद आती हैं, पी वेव्स के बाद आने वाली, धीमे धीमे टाइम के साथ आती हैं ये। ठीक है। और ये इनकी खास बात ये होती है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि ये क्या होते हैं, ये सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल कर सकती हैं, यानी कि सॉलिड मटेरियल के ऊपर ही ट्रेवल कर सकती हैं। मेन ये इनका मेन इम्पोर्टेंस क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये साइंटिस्ट को बहुत हेल्प करते हैं कि धरती का स्ट्रक्चर बताने में, क्योंकि ये हम लोगों को अगर पता चल जाएगा सॉलिड सरफेस कहाँ पे है। और ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन की परपेंडिकुलर ये क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं इन वर्टिकल पेन के अंदर, और ये क्रस्ट ट्रफ और क्रस्ट बना देती हैं। ठीक है। और लास्ट है अपनी सरफेस वेव्स। तो सरफेस वेव्स हम लोग बात करें सबसे लास्ट में अपीयर होती हैं सीस्मोग्राफ में, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यही होती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें रॉक्स का डिस्प्लेस होना, और हम लोग बात करें बिल्डिंग्स का कोलैप्स होना, पत्थरों का टूटना, तो ये सब हम लोग बात करें इसी की वजह से होती है। और ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है। तो ये अपनी तीन प्रकार की वेव्स थी, तीनों को हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे तीन खतरनाक वेव्स हैं, तो उनको हम लोगों ने डिटेल से देख लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं शैडो जोन्स के बारे में। तो गाइस, अब अपन बात करने वाले हैं शैडो जोन्स के बारे में और अर्थक्वेक के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जो अर्थक्वेक होता है वो अपने कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैडो जोन्स के बारे में। तो जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं ये बहुत दूर दूर तक भी हम लोग इन्हें लोकेट कर सकते हैं, बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ भी वेव्स नहीं आती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग शैडो जोन्स। तो भाई शैडो जोन्स कहाँ पे है, जहाँ पे जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो डिटेक्ट नहीं की जाती हैं स्पेसिफिक एरिया में। और खास बात ये है कि हर एक अर्थक्वेक के लिए जो हर एक अर्थक्वेक के लिए हर एक सेटोजन अलग अलग होता है, हर एक अर्थक्वेक के लिए हर एक सेटोजन अलग अलग होता है। जो सीस्मिक जो सीस्मोग्राफ होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 105 डिग्री के 105 डिग्री के जो होती है एपिसेंटर पे वेव्स, तो वो रिकॉर्ड करती हैं दोनों पी वेव्स और एस वेव्स। और अगर कोई वेव्स 145 डिग्री के पार चली जाए तो वहां पे पी वेव्स तो रिकॉर्ड होती हैं पर एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती हैं। और जो जोन होता है जहाँ पे 105 डिग्री 145 डिग्री के बीच में होता है तो वो शैडो जोन होता है। ठीक है। तो जो हम लोग बात करें कि जो जोन है 105 डिग्री 145 डिग्री के बीच में, तो ये दोनों वेव्स के लिए क्या है, एक शैडो जोन की तरह काम करता है। यानी कि ना ही यहाँ पे पी वेव्स होती हैं, ना ही यहाँ पे एस वेव्स होती हैं। और जो एंटायर जोन होता है, जो कि हम लोग बात करें 105 डिग्री से आगे, यहाँ पे एस वेव्स दिखती नहीं है। ठीक है। और पी वेव्स भी दिखती हैं, तो हमने ऊपर बात भी कर ली कि पी वेव्स दिखती है वहाँ पे 145 के बाद,
दिखती हैं। जो एस बेस शैडो जोन है वो बहुत बड़ा है। तो यानी कि एस बेस के लिए शैडो जोन बहुत बड़ा होता है, 40% होता है, क्योंकि जो धरती का सरफेस है उसके लिए 40% एस बेस के लिए शैडो जोन ही है, ठीक है। और जो पी वेव्स का जोन है, तो ये 145 105 145 डिग्री के लिए एक सीधा कुछ नहीं चपट मैदान की तरह दिखाई देता है। और हम लोग बात करें कि जहां से हमें पता चलता है कि 105 डिग्री के बाद एस वेव्स क्या हो जाती हैं, एब्सेंस हो जाती है, इसका मतलब हमें पता चला कि जो आउटर कोर है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि इस तरह हम लोगों ने बात भी की थी कि एस वेव्स हमें कैसे हेल्प करती हैं, कि हमें धरती के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो एस वेव्स के 105 डिग्री के बाद में गायब हो जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, ठीक है। जो एस वेव्स होती हैं ये ट्रेवल नहीं कर सकती हैं लिक्विड में, इसलिए हमें पता चल जाता है कि जो हमारा कोर है, जो आउटर कोर है वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। तो हमें ये चीज पता चल जाती है। तो हमने शैडो जोन्स के बारे में हमने क्या क्या पॉइंट देखे, कि क्या क्या हमने इसमें नॉलेज में चीजें आई हमें, वो देखते हैं। जो सीस्मोग्राफ है, तो इसमें हमें पता चलता है कि जो सीस्मोग्राफ लेके 105 डिग्री तक है, तो यहाँ तक पी वेव्स और सीस्मोग्राफ के अंदर जो जहाँ से हम लोग बात करें कि अर्थ जो जनरेट होता है, तो वहां से 105 डिग्री तक पी वेव्स और एस वेव्स दोनों मिलती हैं। और 105 और 145 के बीच में दोनों गायब हो जाती हैं, और 145 के बाद केवल पी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, एस वेव्स एब्सेंट हो जाती हैं। और जो 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच की जोन होती है, दोनों के लिए शैडो जोन होती है, यानी कि यहाँ पे कुछ वेव्स नहीं आती हैं। और पूरा जोन होता है, तो इसमें 105 डिग्री के बाद में एस वेव्स पूरा गायब हो जाती है। यानी कि जो एस वेव्स के लिए जो शैडो जोन है वो बहुत बड़ा है, करीब 40% है धरती का सरफेस, इतना समझ लीजिए। जो पी वेव्स हैं ये अपीयर होती हैं 105 और 145 के बीच में, एक बैंड की तरह, एक लाइन की तरह दिखाई देती है, और कुछ नहीं दिखाई देता है। और हम लोग बात करें कि एस वेव्स के एब्सेंस से, जो एस वेव्स हैं उनका एब्सेंस है, यानी कि वहां पे है नहीं 105 के बाद, इससे हमें पता चलता है जो आउटर कोर है वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि जो एस वेव्स हैं ये ट्रेवल नहीं कर पाती हैं लिक्विड में, ठीक है। तो हमें ये ऑब्जर्वेशन में पता चल गई। इसके अलावा हम लोग बात करें कि अर्थक्वेक के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहला होता है टेक्टोनिक। तो जो मोस्ट कॉमन होता है, यानी कि ज्यादातर क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं फॉल्ट प्लेस के ऊपर, तो वो हमारा क्या होता है, टेक्टोनिक होता है। दूसरा होता है वोल्केनिक। तो वोल्केनिक हम लोग बात करें, ये स्पेशल प्रकार का टेक्टोनिक का अर्थक्वेक होता है, तो ये जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो वगैरह होते हैं वहां पे होता है। दूसरा होता है कोलैप्स। तो हम लोग बात करें, जैसे मैं इसमें डायग्राम बना दे रहा हूँ कि ये कोई गुफा है, ठीक है, तो इसकी ये छत है, तो ये यहाँ पे खुदाई कर रहे थे, तो ये छत क्या कर जाएगी, टूट के गिर जाती नीचे, तो इस वजह से ये आ जाता है कोलैप्स। यानी कि जो अंडरग्राउंड जो रूट्स हैं, यानी कि माइनिंग एरियाज हैं, तो वहाँ पे ज्यादा खुदाई हो जाती है, तो उनकी छत ढह जाती है, इस वजह से भूकंप वगैरह आ जाते हैं। एक्सप्लोजन के भैया एक्सप्लोजन लगा दिए, केमिकल न्यूक्लियर डिवाइस तुमने फिट कर दिया, बम दिया, फोड़ दिया और तबाही मचा दी तुमने, तो वो क्या होते हैं, एक्सप्लोजन वाले होते हैं। लास्ट टाइप बचा था उससे परे चला गया। अर्थक्वेक अकर इन एरियाज इन लार्ज रिजर्वायर। जो रिजर्वायर इंड्यूस्ड होते हैं, जो रिजर्वायर एरिया में होते हैं, तो उन्हें रिजर्वायर इंड्यूस्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने इसके अर्थक्वेक्स के टाइप देख ली हमने। तो वही सब बात कर लेते हैं मीजरिंग के बारे में, कि जो हमारा अर्थक्वेक होता है इसको मीजर कैसे करते हैं, और इसके दूसरी चीज के इसके इम्पैक्ट कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो अर्थक्वेक है इसको मापने का कैसे मापते हैं, जैसे हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड नापते हैं या इंटेंसिटी नाप लेते हैं, तो इसको हम लोग रिचर्ड स्केल से नापते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या नापता है, ये मैग्नीट्यूड नापता है कि एनर्जी रिलीज हुई है क्विक के दौरान, तो ये 0 से 10 नंबर के बीच में ही रिलीज होती है। और दूसरी होती है मेरकाली स्केल, तो इसका नाम इटालियन सीस्मोलॉजिस्ट मेरकैली के बेसिस पर रखा गया था, और ये इंटेंसिटी नापता है, ठीक है। और ये विजुअल डैमेज कॉज करता है कि किसी इवेंट में वही इंटेंसिटी नापते हैं कि कितनी नाप हो रही है, इससे 12 की लिस्ट होती है इसमें नापते हैं, ठीक है। जो क्विक्स होते हैं हाई मैग्नीट्यूड जैसे कि 8+ हैं, तो बहुत कम होते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा तबाही करने वाले अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत कम आते हैं। पर नेचुरली हर एक साल में थोड़ा बहुत छोटे छोटे टाइप के जो अर्थक्वेक आते रहते हैं, जैसे 2021-22 जब मैं छोटा था मुझे ध्यान है कि तब भी आते थे। तो अगर हम लोग बात करें हजारियत अर्थक्वेक के बारे में, इफेक्ट के बारे में, तो ऐसे धरती का हिलना, और जो अलग ग्राउंड सेटलमेंट अलग अलग हो जाना, मड और लैंडस्लाइड होना, मतलब लैंडस्लाइड क्या होती है, पहाड़ वगैरह एरिया होते हैं, तो वहाँ पे जो जमीन है वो खिसकने लगती है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये सारे इफेक्ट हमें पहाड़ी इलाके में देखने को मिलते हैं। पहाड़ रखे हैं भैया, वो तो स्लाइड कर ही जाएंगे ना, ठीक है। सॉइल लिक्विडिफिकेशन, यानी कि पानी की तरह बहने लगती मिट्टी। ग्राउंड लंचरिंग होती, एवलांचेस आपने देखा होगा कि
हॉलीवुड वगैरह की मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे जो समुद्र वो बर्फ के किनारे क्या बोलते स्कीइंग करने जाते हैं और वहां से पीछे के ऊपर से क्या करती है, बर्फ गिरने लगती है, तो बहुत भारी भरकम बर्फ गिरती है। ठीक है, तो वैसा ही हम लोग बात करें, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और फ्लड हुए, डैम फेलियर हो जाते हैं, फायर लग जाती है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो जाता है, ऑब्जेक्ट वगैरह गिरने लगते हैं, सुनामी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और जो फर्स्ट हैं, जो फर्स्ट में लिस्टेड है, तो ये लैंडफॉर्म की वजह से होते हैं, और बाकी सब है तो ये सब तो उसके इफेक्ट वगैरह हैं, होते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी सुनामी के बारे में तो आपको पता ही है कि जो सुनामी वेव्स हैं, जो सुनामी है इसकी वेव जनरेट होती है ट्रेमर्स के द्वारा, अर्थक्वेक के द्वारा नहीं होती है। और जो सुनामी होती है तो वो अकर होती है एपी सेंटर के पास में। ठीक है, तो एपी सेंटर वही वही मान चलिए कि ये कोई नॉर्मल प्लेन है जहाँ धरती है, धरती के ऊपर वाला प्लेन होता है जहाँ पे पॉइंट होता है फोकस के जस्ट ऊपर, तो एपी सेंटर होता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो ये सुनामी आई थी 2004 में, इंडियन ओशियन सुनामी आई थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई थी, और ये मैसिव अर्थक्वेक की वजह से आई थी सुमात्रा इंडोनेशिया में। और इसमें बहुत नेचुरल डिजास्टर हुआ था, इसमें रिकॉर्ड तोड़ बहुत जाने गई थी। सुमात्रा के पास में एपी सेंटर था इसका, और ये जो पूरे एंटायर इंडियन ओशन रीजन में पूरे में चली गई थी। इसमें ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्स एशिया में करीब 10,000 मौतें हुई थी। ठीक है, और इंडिया में करीब भाई 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 8,000 लोग मरे थे। तमिलनाडु में 1,567, आंध्र प्रदेश में 200, पौंडीचेरी में 100, श्रीलंका में 4,500, इंडोनेशिया में 2,208। भाई बहुत भयंकर खतरा हुआ है भाई। सुमात्रा में 1,800, थाईलैंड में 10, म्यांमार में 10, मालदीव में 15। तो काफी लोगों की डेथ हुई थी भाई, सही में। तो ऐसे कुछ जैसे पिक्चर दिख रही है आपको कि सब गाड़ियां वगैरह सब डूब जाती हैं, और घर टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स तहस नहस हो जाती हैं, तो ये सब आफ्टर इफेक्ट हैं सुनामी के। ठीक है, और फिर हम लोग अर्थ जे लेयर ऑफ अर्थ के बारे में तो अगले चैप्टर में बात करेंगे। फिर भी आपको एक तरीके से थोड़ी बहुत पिक्चर दे दूं कि आपको कि हमारी धरती की अर्थ होती कैसी एक्चुअली। तो हमारी धरती बनी हुई है अलग अलग लेयर से, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। हर एक वेलोसिटी वगैरह अब वही बताया मैंने, पी और वेव्स, तो वेव्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कैसे कैसे ये इन्हीं वेव्स की वजह से हमने ये पता लगा पाया कि भैया जो हमारी लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे ये इनर कोर है, ये धरती का सेंटर है, समझ लीजिए ये हमारी धरती है, उसका सेंटर पार्ट है। आउटर कोर इसके बाहर है, फिर लोअर कोर, लोअर मेंटल है, फिर एस्थेनोस्फीयर है, फिर क्रस्टल यानी कि लिथोस्फीयर है। और इनकी हाइट देख लेते हैं। तो जो हमारी इनर कोर होती है सॉलिड है, इसमें हम लोग बात करें निकल और आयरन भरा हुआ है। नीफ बोलते हैं इसे, एनी से क्या निकल, और आयरन से एफी। और आउटर कोर की बात करें तो 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक। और लोअर मेंटल की बात करें तो ये सॉलिड होता है एस्थेनोस्फीयर के पास, मतलब एस्थेनोस्फीयर तक। और फिर एस्थेनोस्फीयर आ जाता है तो ये 40 किलोमीटर के अंदर होता है। क्रस्ट तो फिर पता ही है आपको, ऊपर वाली लेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इसके अलावा मेंटल भी होती है। हाँ, मेंटल के बारे में लिखा है। तो क्रस्ट हम लोग बात करें, आप सबसे बारी लेयर होती है, और ओशियनिक क्रस्ट है, यानी कि समुद्र के अंदर की जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर चौड़ी होती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब इक्वल मिला के ये समझ लो, अगर ओशियन में है, ओशियन में जो क्रस्ट है वो कैसी है, ओशियन की क्रस्ट कम है, और कॉन्टिनेंट की क्रस्ट मोटी है। तो वही हम लोग बात कर रहे हैं कि एवरेज ओशियनिक क्रस्ट कितनी होती है, 5 किलोमीटर जो मोटी होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर तक चौड़ी होती है। ठीक है, और हिमालयात वाले रीजन में जहाँ पे पहाड़ वगैरह है तो वहाँ पे 70 किलोमीटर तक है। तो क्रस्ट क्रस्ट के बारे में हम लोग बात करें तो समुद्र वाले इलाके में, ओशियन में क्रस्ट रहती है बहुत कम, और कॉन्टिनेंट में रहती है थोड़ी मीडियम। इसमें रहती है स्मॉल, इसमें रहती है मीडियम, और हिमालयन रीजन में होती है हाई। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। मेंटल के बारे में बात करें तो ये मोह, इसकी हम लोग बात करें अपर पोर्शन, उसी चीज के बारे में लिखा है, सुनो मतलब बीक, वही सारी चीजें हैं। लिथोस्फीयर के बारे में दे दिया, कोर के बारे में दे कितना किलोमीटर तक में है, किसकी चीज बने हैं, जो ऊपर हम लोगों ने बात की। अब बात कर लेते हैं हम लोग वोल्केनोज के बारे में।
तो वही हम लोग बात कर रहे थे वोल्केनोस के बारे में। तो नॉर्मली आप लोगों को तो बचपन से ही पता होगा कि वोल्केनोस क्या होगा, टीवी वगैरह पे देखा होगा आप लोगों ने कि वोल्केनोस वो जगह होती है जहाँ से धरती के नीचे, हमें पता है कि मोल्टन के पिघले हुए मटेरियल, यानी कि धरती के नीचे इतनी गर्मी भरी हुई है, इतनी गर्मी भरी हुई है कि क्या ही कहते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे जो पत्थर भी हैं तो वहाँ पे अ, पानी के फॉर्म में घूमते रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बात करें गैसेस होती हैं, एसेस वगैरह होती हैं, और पिघला हुआ लावा निकलता है वहां से। ठीक है, तो एस्केप ग्राउंड होता है वो, एक तरीके से समझ लीजिए कि एक जहाँ पे कोई गैस के अंदर कोई पानी उबल रहा है और सीटी के लिए जगह छोड़ दी जाती है, तो वही सीटी वाली जगह ही को क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। तो यहीं से भैया जो कोर वगैरह है, कोर का जो लावा वगैरह होता है वो निकलता है। मेंटल के अंदर हम लोग बात करें, वीकर जोन होता है स्टेनोस्फेयर। तो भैया यहाँ पे हम लोग बात करें मोल्टन रो का जगह ढूंढ लेता है सरफेस पर निकलने के लिए। और जो मटेरियल होता है अपर मेंटल का, जिसे हम लोग मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा क्या है, लिक्विड फॉर्म ऑफ रॉक्स। ठीक है, और एक बार जब ये सरफेस के ऊपर आ जाता है तो इसे मैग्मा बोल देते हैं। यानी कि गर्म जो मैग्मा आप लोग सुनते हैं देखते हैं तो वो धरती के नीचे तक रहता है तो मैग्मा मैग्मा कहलाता है, और धरती के ऊपर हो जाता है तो लावा कहला देता है। तो ठीक है, तो इसके जो एब्रप्ट हो जाता है मटेरियल, और इसमें हम लोग बात करें अलग अलग चीजें, बॉम्ब, वोल्केनो बॉम्ब जैसा डस्ट निकलती है, गैस निकलती है, और अलग अलग छोटी छोटी चीजें जैसे हाइड्रोजन, आर्गन वगैरह, ये सारी चीजें निकलती हैं। अब इसके टाइप्स वगैरह देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे टाइप्स वगैरह हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया है सील्ड वोल्केनो। तो सील्ड वोल्केनो सबसे बड़े वोल्केनोस कहलाते हैं ये। और एग्जाम्पल की बात करें तो हवाईयन वोल्केनोस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वो होते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर बने होते हैं बसाल्ट के द्वारा, और ये बहुत लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये पानी जैसा में वो निकलता है मैग्मा, बहुत लिक्विड ही होते हैं। तो इस वजह से जब लिक्विड ही होते हैं तो धीमे धीमे पानी जैसा ठहर नहीं पाता है, तो बहुत दूर तक इनका लेयरिंग चली जाती है ऊपर से, तो यहाँ पे ये फैल जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सीधी खड़ी चट्टान नहीं होती, खड़ी चढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, और ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी नहीं होते हैं। और इनमें जब एक्सप्लोजन तब तक नहीं होते तब पानी नहीं डाला है, पानी चला गया भैया फट सीना फटेगा ये। ठीक है, और दूसरे होते हैं सिंडर कोन्स। तो ये बनते हैं, लावा जब उनके ऊपर आता है तो फाउंटेन की तरह बन जाता है ये। फाउंटेन थोपता है तो बस वेंट वैसे ही बन जाता है उसका। कंपोजिट वोल्केनोस क्या होते हैं, ये हम लोग बात करें कि थोड़ा ठंडे टाइप, थोड़ा इसका लावा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, विस्कियस निकलता है। ठीक है, तो साल्ट से ज़्यादा, और एक्सप्लोसिव रहता है काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में। यहाँ पे पायरोक्लाटिक मटेरियल निकलते हैं, एसिड निकलते हैं, एक्लूडेट हो जाते हैं ऊपर वेंट के पास में। ये दिख रहा है वेंट के पास में काफ़ी एसिड एक्लूडेट हो रही है वहाँ पे। कैल्डेरा क्या होते हैं सबसे ज़्यादा, क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं। जब ये अब्रप्ट होते हैं तो हम लोग बात करें ये अपने आप को ही फोड़ लेते हैं। ठीक है, और ऊपर ही ऊपर तो काफ़ी टॉलर बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह होता है, कोलैप्स हो जाते हैं, तो इन्हें कार्डियरा बोलते हैं। ठीक है, तो काल्डेरा इतने ज़्यादा लंबे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो मैंने यहाँ पे टॉल स्ट्रक्चर पढ़ तो लिया, पर ये देखा कि ये कोलेप्स भी कर लेते हैं। तो यानी कि ये इतनी जोर से पड़ते हैं कि अपने आप को ही फाड़ देते हैं, तो फिर ज़्यादा यहाँ पे लंबे हो नहीं पाते हैं, तो गड्ढा गड्ढा टाइप में बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें फ्लड बसाल्ट प्रोवेनेंस। तो ये अपने अगले टाइप है। इनमें होता क्या है एक्चुअली, हम लोग बात करें जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई छेद है, ये कोई धरती है। ठीक है, तो ये कोई धरती निकल रही है, तो यहाँ से इतना लावा निकलेगा कि बहुत दूर दूर तक ऐसा लावा फैलता चलेगा। तो एक पूरा एरिया कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके फ्लड जैसा हमारा लावा निकलता है और काफी लंबे एरिया तक को कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोवेनेंस बोल देते हैं। ये भी एक वोल्केनो का टाइप ही है। ठीक है, तो इसमें आउटपोरस जो फ्लूइड होता है वो बहुत फ्लोइंग होता है, तो बहुत दूर दूर तक चला जाता है। और कुछ हम लोग 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक भी हम लोग कवर कर सकते हैं, मतलब कवर कर लेते हैं ये लोग। और ये थिक बसाल्ट फ्लो से बना होता है। इसमें हम लोग बात करें कि मोटाई इसकी कम से कम 50 मीटर तक होती है। सोच के देखिए 50 मीटर काफी बड़ा एक अमाउंट हो जाता है, काफी काफी मोटी परत बना लेती है। जो हमारा ढक्कन ट्रैप है इंडिया के अंदर वो पूरा इसी से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट है एशियन प्लेट से टकराने से पहले जब पास में आ गया था, तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हुए थे काफी 100-200 साल तक के लिए यहाँ पे खड़ा रहा था। तो इसलिए हम लोग बात करें हमारी 100-200 साल नहीं, कुछ बिलियन साल तक यहाँ पे, मतलब कुछ सालों, हाँ, कुछ कई सालों तक
यहाँ पे खड़ा रहा और धीमे धीमे जब पास में जा रहा था, एशियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराने जा रहा था, तब यहाँ पे हम लोग बात करें कि वोल्केनिज्म वगैरह हुआ यहाँ पे डेक्कन साइड पे, तो इसलिए यहाँ पे काफी ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है। और लास्ट में अपना मिड ओशियनिक रिजेस, तो वोल्केनोज, तो ये समुद्र में, ये सब ओशियन में पाए जाते हैं। और इसमें हम लोग बात करें कि ये इनके जो रिजेस हैं वो 17,000 किलोमीटर तक फैले होते हैं। मतलब पूरे के पूरे ओशियन बेसिन में भी हो सकते हैं, काफी बड़े बड़े ओशियन बेसिन में होते हैं, ठीक है। और जो पोर्ट सेंट्रल पोर्शन होता है तो वहाँ पे एब्रप्शन वगैरह होती रहती है। अब इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो गाइस, जब हम लोग बात कर रहे थे पत्थर ठंडे हो जाते हैं, लावा ठंडा हो जाता है, तो उनके बाद उनका क्या होता है, तो लावा जब ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक वगैरह बन जाता है उनका। डिपेंड करता है कि अब उनके नाम कैसे रखे जाएंगे, डिपेंड करता है कि वो कहाँ ठंडे हुए, बाहर ठंडे हुए, सरफेस के ऊपर ठंडे हुए तो वोल्केनिक रॉक कह दिया जाएगा, और क्रस्ट के अंदर ठंडे हुए तो उन्हें प्लूटोनिक रॉक कह दिया जाएगा, ठीक है। यही जो अंदर ठंडे होते हैं तो क्रिस्टल पोर्शन अज्यूम कर लिया जाता है, इनके अलग अलग फॉर्म है तो ऐसे इंट्रूसिव फॉर्म बोल दिया जाता है। अब इनके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है बैथोलिट्स। तो बैथोलिट्स कौन कौन से होते हैं, ये लार्ज बॉडीज होती है मैग्मेटिक मटेरियल की, तो वही है लावा अंदर जम गया था तो वहाँ पे पत्थर बन गए हैं, तो एक डोम जैसा ऐसा गुम्मद नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। और हम लोग बात करें कि ये तभी दिखता है तो जब ऊपर की मिट्टी वगैरह हट जाए, चट्टानों गिर जाए तो तब दिखने लगता है। तो एक मैग्मा चेम्बर की तरह होते हैं, जो एक मैग्मा यहाँ इकट्ठा होता है तो कैसे भी जगह निकल जाता है तो यहाँ पे चेम्बर टाइप में बन जाते हैं। और ये ग्रेनाइटिक बॉडीज होती हैं, यानी कि ग्रेनाइट से बनी होती है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है। और जब ये कूल पोर्शन होता है मैग्मा चेम्बर का। दूसरा हमारा लेकोलिथ्स, तो इनके बारे में बात करते हैं, ये भी कैसे होता है, लार्ज डूम शेप के होते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसकी अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ऐसा बनता है हमारा डोम शेप का लेकोलिथ्स। तो यहाँ से एक बेंट जाती है, ठीक है, तो ये क्या डाइक बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा लेकोलिथ एक डोम शेप का इंट्रूसिव बॉडी होती है, जिसमें लेवल बेस रहता है, यानी कि प्लेन लेवल वाला है, ठीक है। और ये कनेक्ट रहता है किससे, पाइप जैसे मतलब पाइप जैसे कनेक्टेड थे, यहाँ पे पाइप जैसा गया रहता है, ठीक है। और हम लोग बात करें कि ये लोकेटेड बहुत गहराई में लोकेटेड होते हैं, और कर्नाटका पैलेट्यू में हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे जो वहाँ पे डोमल हिल्स हैं ग्रेनाइट रॉक की, तो वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लैपोलिथ और बैथोलिथ का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। और दूसरे होते हैं लैपोलिथ्स। तो लैपोलिथ्स क्या होते हैं, ये सॉसर जैसे होते हैं। तो अभी तक हम लोग कैसे उल्टा था, अब ये कैसे दिखते हैं, ये ऐसे ऊपर आसमान की तरफ खुले होते हैं ऐसे। ये दिख रहा है आपको, इमेज में बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे दिखते हैं, ये जमीन से ऊपर की तरफ दिखते हैं ऐसे। तो सॉर्सर की जगह गड्ढा ऐसा नहीं होता है तो वैसा खुला रहते हैं, और आसमान की तरफ होते हैं। पैकोलेट क्या होते हैं, बेबी मास होता है। ये कैसे होते हैं, तो ये जैसे बेब वगैरह नहीं बहती है तो वैसे टाइप में बहते हैं ये। इनकी भी मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, पहले थोड़ा सा खाली जगह देखता हूँ। तो ये मान चलिए कि ये क्या है, वेवी स्ट्रक्चर है, तो ऐसे करके यहाँ पे ये वोल्केनोस वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसा करके वेवी स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या है, पैकोलिथ है, ये बीच में ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या होता है, पैकोलिथ होता है। तो पैकोलिथ वेवी मास इंट्रूसिव रॉक होते हैं, ये बेस ऑफ सिंक्लाइन में पाए जाते हैं, या फिर जो एंटीक्लाइंस होते हैं तो उनकी वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और सिल्स क्या होते हैं या सीड्स क्या होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो भाई, सील्स का मैं एक बार डायग्राम दिखा दूं आपको, तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऊपर बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। जैसे मान चलिए ये कोई हमारा वोल्केनो है, ठीक है, वोल्केनो है, और यहाँ से इसमें मैग्मा फ्लो कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से ये ऐसे हॉरिजॉन्टली डली हुई चीज़ें, ये भी क्या मैग्मा है, मैग्मा दिखा रहा है, मैं फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ये भरा हुआ है, और ये यहाँ से ऐसे नीचे तरफ जा रहा है, और ये भी ऐसे भरा हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारे हैं सील्स, क्या है, सील्स या सेल्स बोल दो इन्हें, ठीक है। और जब ऐसे लेटे में होते हैं तो सेल्स कहलाते हैं, और जब ये परपेंडिकुलर होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं डाइक्स।
क्या बोलते हैं ना, डाइक्स बोलते हैं। DIKE लिख दो या DYKE लिख दो, ठीक है, तो यही है, ठीक है। ये सेल्स होते हैं और ये डाइक्स होते हैं, तो बस यही अंतर है। एक बार मैं, ये हमें वेस्टर्न महाराष्ट्र में एरिया में मिलते हैं। एक बार मैं एक काम कर रहा है, इनकी इमेजेस वगैरह और दिखा दे रहा है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो डाइक्स क्या होते हैं, तो अभी मैंने बता ही दिया, जब लावा बनता है तो ये क्रैक्स वगैरह से वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड से, तो ऐसे करके जो लावा निकलता है सीधा ऊपर की तरफ, तो बस वैसे ही होता है। तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और वही है, जो वही चीज़ें हैं, तो वही मैं क्या आपको एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पिक्चर है, ये रहा हमारा लेकोलिथ, ये रहा डाइक जो कि परपेंडिकुलर होता है थोड़ा बहुत, और जो थोड़ा टेढ़ा होता है वो सिल होता है, और वैकुलिथ नीचे बहुत बड़ा पोर्शन एरिया कवर करके रखता है। ये डाइक के बारे में मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर होता है, और सिल के बारे में बताया था कि सिल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लेटा टाइप में होता है, और डाइक कैसा, परपेंडिकुलर टाइप में होता है, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, तो ये सीधा खड़ा है तो ये क्या है, ये है डाइक, और परपेंडिकुलर लेटा है तो ये है सिल। ये लेकोलिथ होता है जो कि डोम शेप का होता है, काफी नीचे होता है, डीपर एरिया में होता है, और डोम टाइप का होता है, पर बेस लाइन इसका प्लेन होता है, ठीक है, बेस लेवल सेम होता है। ये लेकोलिथ और बैकोलिथ में अंतर लिखा हुआ है कि कैसे बैकोलिथ और लेकोलिथ होते हैं। इसके अलावा लेपोलिथ के बारे में बात की थी, कि मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ खुला होता है, तो ये चांद जैसा खुला होता है, और नीचे से वेंट कनेक्टेड रहती है। और पहले फेल होते वेव जैसा होता है, तो इसके बारे में मैंने बात की थी, तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक।